हेलो एवरीवन। चलो हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे थे और लास्ट क्लास में आई होप आपको मजा आया था, है ना। तो आज ऐसे ही कुछ मजेदार सेंटेंसेस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो हम लोग कर चुके थे कहां तक। अ, देखो लास्ट जो हमने किया था वो था 70 नंबर, टू कैरी द कोल टू न्यू कासल। मैंने कहा था भाई जहां का उत्पादन हो रहा है आप वहीं पर लेके जा रहे हो, इसका मतलब यूजलेस मेहनत कर रहे हो। ठीक है ना, अगर आप देखो तो वहीं पर निकाल सकते हो, तो आप यूजलेस मेहनत कर रहे हो, फिर से वही काम को लंबे तरीके से कर रहे हो और वो इन बेवजह आप अपने एफर्ट को और टाइम को वेस्ट कर रहे हो। याद है ना, 70 तक कर चुके थे बेटा। 70 के बाद 71 से और वॉल्यूम 1 जिन लोगों का कंप्लीट हो गया है, अगर वो इंग्लिश क्लास नोट्स ले लोगे तो आपको समझ में आएगा हमने इसमें कितना मेहनत किया है। ठीक है, चलो। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। व्हाट इज स्वाइन? स्वाइन का मतलब जल्दी बोलो। टू कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। पहले बताओ स्वाइन का मतलब क्या है। स्वाइन का मतलब बेटा सुअर होता है। ठीक है ना, बहुत गंदा लगा सुन के ना, सुअर है ना। स्वाइन का मतलब सुअर और पर्ल्स का मतलब होता है मोतियां। अगर मोती को अब सुअर के सामने बिखेरो तो सुअर को कुछ पसंद आएगा? उसे लगेगा अच्छा अच्छा इतना महंगा चीज हमको दे रहा है। वो तो बेचारा कोई मतलब नहीं, उसको अपने गंदे जगह पे जहां पे बिल्कुल गंदगी हो, कीचड़ हो, वहां पे लोट पोट होता रहेगा। इसका मतलब है कि आप मोतियों को अगर सुअर के आगे रखोगे तो सुअर को उससे बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, उसका महत्व नहीं समझेगा। हिंदी में कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाना। भाई भैंस के आगे आप बीन बजाते रहो, अपना खड़े होकर जुगाली करती रहेगी। इसका मतलब आपका जो एफर्ट है आप क्या, सिद्ध क्या नाम है सिद्धार्थ का? सिद्धार्थ तुम बहुत बदमाश हो। तो मतलब कोई बहुत महंगी चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को, जो वैल्यूबल चीज है उसको किसी मूर्ख के सामने पेश कर देना। राइट, इसीलिए कास्ट पर्ल्स बिफोर द स्वाइन का मतलब है भैंस के आगे बीन बजाना। अगर आप किसी चीज का वैल्यू नहीं समझोगे, कई बार ऐसा होता है क्लास मेरी बहुत अच्छे से, मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छा दे दिया और सब कुछ दे दिया, और उसके बाद जब पूछते हैं ऑफलाइन बैच में तो कुछ बच्चे बिल्कुल एकदम ब्लैंक लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है आई एम कास्टिंग पर्ल्स बिफोर द स्वाइन। कभी कभी एहसास होता है ना, जब लगता है कि भाई मैंने अपना बेस्ट एफर्ट दिया और जो बच्चे अच्छे होते हैं वो बिल्कुल खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ जैसे मैंग गोयल ने कहा, बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। स्वाइन के आगे पर्ल यानी कि नीतू सिंह को डाल दिया गया था। चलो वापस आओ। कासल्स इन द एयर। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कासल? इसको कैसल भी कॉल कर सकते हैं और कासल भी कहते हैं। इसका मतलब है किला। इन द एयर, हवा में। क्या कहीं पॉसिबल है हवा में किला बनाना? पॉसिबल है नहीं ना। लेकिन कई बार आप हवाई किले बनाते रहते, यार ये कर देंगे वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे और उसके बाद ये बिजनेस डालेंगे, इससे इतने पैसे कमाएंगे। तब आपके फादर क्या सोचते हैं? अरे मेरा बेटा तो क्या कर रहा है? हवाई किले बना रहा है। ही इज बिल्डिंग कैसल इन द एयर। वो यही सोचेंगे आपके फादर मुस्कुरा के, दैट माई सन इज बिल्डिंग कैसल इन द एयर। डे ड्रीमिंग, जिसको रेवरी कहते हैं। ठीक है, डे ड्रीमिंग कह सकते हो आप उसको। समझ में आया? कैट एंड डॉग लाइफ। बेटा इसका मतलब तो ट्रबलसम लाइफ है, लेकिन खासकर ये यूज होता है जब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बिल्कुल कलहपूर्ण जिंदगी होती है ना, लड़ाई झगड़ा, एकदम जबरदस्त लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, उसको हम कहते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। सो इट इज बेटर टू सेपरेट रादर देन टू लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ। भाई अलग हो जाओ, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ लड़के क्या फायदा आप दोनों को, है ना। सो इट इज बेटर टू सेपरेट देन टू लिव अ कैट एंड डॉग लाइफ। समझ में आया? क्लियर है ना। वही होता है बिफोर मैरिज द गर्ल्स बिल्ड कासल इन द एयर।
And after marriage, she feels what? That her father has cast pearls before a swine. है ना? And then they live a cat and dog life. समझ में आया? नहीं समझ में आया? लड़कियां हमेशा अपने आप को ग्रेट समझती है लड़कों से। वो क्या समझती है? शादी से पहले वो हमेशा एक ही चीज कहेगी, मेरे सपनों का राजकुमार। बेटा वो हमेशा सपने में भी राजकुमार देखती। देखो कितनी कितनी ज्यादा प्रैक्टिकल होती है लड़कियां। कभी भी मेरे सपनों के राजकुमार ही होते हैं, कोई और मध्यम वर्ग का गरीब परिवार का लड़का नहीं होता। हमेशा उनके सपनों का राजकुमार ही होता है। राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो हमेशा हवाई किले बनाती है। शी बिल्ड्स कासल इन द एयर। और उसके बाद चाहे उसके लिए कितना भी अच्छा लड़का क्यों ना ढूंढ निकाले उसके फादर, उसे लगता है यार मेरे जैसी लड़की इतनी सुंदर, इतनी अच्छी, और ऐसे लड़के को मिल गई। माई फादर हैज कास्ट पर्ल्स बिफोर अ स्वाइन। और छोटी छोटी बात पे लड़ाइयां होती है, एंड देन देयर लाइफ बिकम अ कैट एंड डॉग लाइफ। देखो बेटा एग्जाम्पल से समझो हाउ टू यूज देम इन योर लाइफ, इन योर सेंटेंसेस, है ना? हाँ बेटा मैं जानती हूँ गौरव नंदी बहुत खुश हो रहा है, मैं समझ रही हूँ। अनहैप्पी मैरिड लाइफ के लिए कैट एंड डॉग लाइफ ज्यादा यूज होता है। कैच अ टाटर। और शादी के बाद आपको लगता है, शादी के पहले लगता है यार बिल्कुल लगाम खींच के रखूंगा, मजाल है चू भी कर देगी, है ना? मेरी बीबी होगी, मेरे एकदम अंगूठे के नीचे दब के रहेगी। और शादी के बाद आपको पता चलता है यू हैव कॉट अ टाटर। समझ में आया क्या? शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना, टू ग्रैपल विथ एन अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने उम्मीद भी नहीं किया था। फॉर्मिडेबल यानी थर्राने, जो आपको डरा दे, जिससे आप डरो, है ना? ओपोनेंट का मतलब प्रतिद्वंदी। शादी से पहले आपको लगता है कि बस उसको तो मैं अपने एकदम मुट्ठी में रखूंगा, एकदम दबा के रखूंगा। शादी के बाद क्या पता चलता है? यू हैव कॉट अ टाटर, मतलब भाई सामना हुआ है। जैसे होता है ना, आप उसमें देखते होगे महाभारत रामायण में कि एक राक्षस आता है, दूसरा राक्षस उससे भी बड़ा रूप धर लेता है ना? तो राक्षस ऐसे देखता है। आप अपने आप को राक्षस समझ रहे होते हो, आपके सामने एकदम बड़ी और फीचर में राक्षसनी आ जाती है, तो उसके बाद पता चलता है ये मैं किससे पंगा ले लिया। दैट मीन्स क्या मैंने कहा? यू बिल्ड कासल इन द एयर एंड देन आफ्टर मैरिज यू फील यू हैव कॉट अ टाटर। अब से अपने से भयंकर से मैंने पंगा ले लिया। बताओ समझ में आया? एक सेकंड रुकना बेटा, ठीक है? चलो नेक्स्ट आओ। ये देखो कैट्स पॉ। पॉ का मतलब समझते हैं ना, बिल्ली का पंजा। बेटा ये एक स्टोरी से बना हुआ है। वो स्टोरी में पता है क्या है बेटा? मैं इसलिए समझा रही हूं इतने डिटेल में आप लोगों को कि समझो, अच्छे से समझो, क्योंकि आपको महसूस होगा ये सब चीजें याद रह जाएगी। ठीक है ना? मैंने क्या कहा? आपकी बीवी क्या है? भयंकर, है ना? पता चलेगा मैं राक्षस, तो वो राक्षस नहीं निकली, और वो भी लंबे हाइट की राक्षस नहीं निकली मेरे से। दैट मीन्स आई हैव कॉट अ टाटर। ठीक है? नेक्स्ट सुनो, कैट्स पॉ कैसे बना है? एक बिल्ली और एक बंदर के बीच में एक बार उन लोग दोनों एक आग के अंगीठी के पास बैठे थे। उस अंगीठी में कुछ अखरोट थे। तो बंदर ने कहा बिल्ली को, जरा निकालो ना, अखरोट निकालो ना, खाते हैं। अखरोट को इंग्लिश में कहते हैं बेटा चेस्ट नट। ठीक है? चेस्ट नट निकालो, खाते हैं। ये कहानी एक छोटी सी। तो बिल्ली अपने पंजे से निकालती, जैसे लुढ़क के आता तुरंत ही फोड़ करके बंदर खा जाता। बिल्ली रह गई उसको निकालने में, बंदर फोड़ के खाता जा रहा। हुआ क्या? तब तक आ गई घर की जो महिला थी, वो आ गई, दोनों को भगा दी। बिल्ली को कुछ मिला भी नहीं, पंजा भी जल गया। वही कैट्स पॉ है। कैट्स पॉ का मतलब होता है अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज ए ड्यूप और टूल। सिर्फ एक औजार के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल हो गए। कई बार आप कहते हो ना, मैं तो बिल्कुल इस्तेमाल हुआ, कभी कुछ एंजॉय नहीं किया मैंने, सिर्फ एक इस्तेमाल की वस्तु बन के रह गया। लोगों ने अपना अपना मतलब साधा और मुझे इस्तेमाल किया। आई वॉज जस्ट अ कैट्स पॉ फॉर माई होल फैमिली, माई वाइफ, माई फादर एंड एवरीवन। जब बच्चे लड़के पी लेते हैं ना बेटा, तो उनको बहुत अंदर का दर्द निकलता है। तो वही कहता है मैं तो बस जिंदगी भर इस्तेमाल होता रहा। तो वो क्या कहेगा?
I was used as a cat's paw. I was just a cat's paw for my family, my wife, my father, everyone. है ना, समझ में आया? Cat's paw का मतलब समझ में आ गया बेटा? chew the cud, ये वर्ड इस्तेमाल होता है जुगाली करने के लिए। तो जब कोई व्यक्ति बैठ के वैसे ही ऐसे सोच रहा है, अब देखियो कभी गाय भैंस को देखियो जुगाली करते हुए, वो चबाता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, ऐसे देखता रहेगा, लगेगा जैसे कुछ सोच रहा है और चबा रहा है, यानी मनन कर रहा है, चिंतन में है। ऐसे ही कोई व्यक्ति चुपचाप से ऐसे कहीं ऐसे देख रहा है, ऐसे सोच रहा है, तो ही इज चूइंग अ कड। ठीक है, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चूइंग द कड? इसका मतलब होता है, एक तो एग्जैक्ट मीनिंग है जो गाय भैंस वगैरह जुगाली करते हैं, ठीक है, और दूसरा मीनिंग है मनन करना, चिंतन करना, सोचना। ठीक है, इससे च्यू कड एग्जैक्ट वर्ड यूज कर सकते हो अगर आप जुगाली करने की बात करते हो अपने गाय भैंस वगैरह के लिए। ठीक है, क्या हुआ? न्यूज़पेपर रीडिंग। बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग ये कहाँ करेंगे इसमें तो उसमें कंपल्सरी इंग्लिश में करते हैं बेटा न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, चल नेक्स्ट आओ, चिकन हार्टेड। बेटा याद रखना, चिकन हार्टेड को हम एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल करते हैं, बीच में आप एक हाइफन लगा सकते हो। चिकन हार्टेड, खुद सोचो ना भाई, चिकन मुर्गी, अब मुर्गी का दिल कैसा होगा? ऐसे करोगे ना फट से वो भागेगा फड़फड़ा के, क्यों? डरता है। लायन हार्टेड समझते हो, वीर को कहेंगे, ये शेर की तरह है ना। माई सन इज लायन हार्टेड, सारे फादर यही सोचते हैं, माई सन इज लायन हार्टेड, मेरा बच्चा तो बिल्कुल शेर दिल है ना। वाइफ के सामने क्या होता है? बिकम्स चिकन हार्टेड, मतलब कायर, टिमिड, देखो कावर्डली। ठीक है, इसका सिनोनिम क्या है? लैकिंग करेज, कावर्डली, टिमिड। और इसका एंटोनिम क्या है? लायन हार्टेड। ठीक है, कमजोर दिल वाला जो होते हैं वो चिकन हार्टेड होते हैं। कॉक एंड बुल स्टोरी, ध्यान से सुनना। देर से ऑफिस पहुंचे, सामने पड़ गया बॉस, अब क्या बोले, है ना। वैसे देर से रात में घर पहुंचे, सामने बीवी मिल गई एकदम बिल्कुल ऐसे खड़ी होके, क्या सोचे? अच्छा पता है क्या हो गया था? मेरी गाड़ी के सामने है ना एक बाइक वाला आ गया था और उससे फिर टक्कर लग गई, उसके बाद बहुत हंगामा करने लगा, फिर मैंने उसको समझाया, उसके बाद उसको जाके पट्टी करवाया। भाई समझ में नहीं आ रहा है आप बोलना क्या चाहते हो, क्यों? क्योंकि सामने खड़ी है बीवी, रात में लेट से क्यों आए? बोल तो सकते ही नहीं हो कि अपने दोस्त के साथ बैठ के पेग लगा रहा था, है ना। तो क्या कहोगे आप? सामने जैसे उसको देखे या सामने बॉस को देखा, मन गढ़ंत कहानी अपने आप मुंह से निकलने लगता है ना। दैट इज कॉक एंड बुल स्टोरी, मतलब ऐसा स्टोरी जिसमें यार कोई भी पात्र रख दिया, एक मुर्गा रख दिया, एक बुल रख दिया, बुल का मतलब क्या होता है? सांड, और कुछ भी बना के स्टोरी बोल दिया। दैट इज कॉल्ड कॉक एंड बुल स्टोरी। सो द हस्बैंड्स मेक, दे कुक कॉक एंड बुल स्टोरी to evade any type of problem at home। सही बोला? देखो यहाँ पे पूनम तुम्हारी खुश हो रही है, मतलब सारे लड़के समझते हैं कि मैडम हमारे दिल को बहुत अच्छे से समझती है ना, तुम्हारे अंदर की फीलिंग को मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। चलो, क्रोकोडाइल टीयर्स, है ना। क्रोकोडाइल टीयर्स कहाँ देखते हो? नेताओं की आंखों में देखते हो, है ना। जब उन्हें लगता है कि भाई कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम जनता के लिए, तो क्या करेंगे? कहेंगे मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है, मेरे क्षेत्र में इतने लोग मारे गए, है ना। आंखों से आंसू टपक जाएगा, सबको लगेगा हाय कितना दिल, मतलब कितना ये दर्द है इसके दिल में हमारे लिए। वो क्या है? क्रोकोडाइल टीयर्स है। ये कहावत कहां से बना है पता है? कहते हैं क्रोकोडाइल जब कोई मुंह खोलता है ना बड़ा सा अपना शिकार को लेने के लिए अंदर, तो जब वो बड़ा मुंह खोलता है ना, तो उनका कुछ एक मसल्स इस तरह का लगा हुआ होता है कि जब वो मुंह खोलता है तो आंखों से आंसू गिर जाता है। ठीक है ना, जब वो मुंह खोलता है तो बेटा किसी का नाम मत लो, जब वो मुंह खोलता है तो अपने आप उनके आंखों से आंसू गिर जाता है। लेकिन वो मुंह क्यों खोलता है? शिकार करने के लिए। वो मतलब बेटा वो शिकार करना है उसको, उनको शिकार करना है। ये जो आंसू है ना वो तो सिर्फ दिखावे के लिए। इसलिए याद रखना, we can say our leaders shed crocodile tears।
they shed crocodile tears and they make all sort of cock and bull story whenever you ask them why such and such thing happened in their constituency. उनके constituency में इतनी मौतें क्यों हुई? They will cook all type of cock and bull story. In fact, your leaders are chicken-hearted, but they know very well they can cook cock and bull story and shed crocodile tears and they can fool you. ठीक है? They can dupe you. समझ में आया? Clear? Next आओ, cross swords. तलवारें ऐसे क्रॉस करने का मतलब क्या हुआ बेटा? किसी से तलवार जब आप लड़ते हो तो उधर से तलवार और इधर से तलवार, क्या होगा? तलवार क्रॉस होगा ऐसे, है ना? जब ऐसे क्रॉस होगा तो इसका मतलब तलवारें खींच गई. दिस मीन्स टू क्वारल और फाइट, है ना? एट डैगर्स ड्रॉन, मैंने कहा था ना, मैंने क्या कहा था? अगर तुम लोग दोनों भाग जाते हो शादी करने के लिए, देन योर पेरेंट्स आर एट डैगर्स ड्रॉन. लास्ट क्लास में पढ़ाया था. चलो इसको बोलते हैं कि अगर तुम दोनों भाग गए शादी करने के लिए, देन योर पेरेंट्स क्रॉस सॉर्ड्स. तुम्हारे पेरेंट्स अपने अपने तलवारें खींच लेते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल दुश्मनी मोल लेते हैं. बताओ कोई प्रॉब्लम है तो? कोई प्रॉब्लम? बेटा मुझे दूर से है ना, आपके कमेंट्स तो दिख नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से, मैं पास में खोल के रख ले रही हूं अपने पास. चलो बताओ कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलिए बोलो. नेक्स्ट आओ बेटा, ये बुक प्री बुकिंग करवा लेना. बहुत अधिक प्री बुकिंग है, मार्केट में आने में बहुत डिले हो जाएगा. क्राइंग फॉर द मून. कई कई बार तो बेटा आप लोग बिल्कुल जिसको कहते हैं ना अपनी औकात में रहते है ना, मन ही मन रिजेक्ट कर देते हो कि ये तो नहीं पटेगी, है ना? जब आप प्रैक्टिकल होते हो, प्रैग्मेटिक होते, प्रैक्टिकल एंड प्रैग्मेटिक होते हो, तो बेटा खुद समझ जाते हो भाई ये तो इतनी सुंदर है, ये तो नहीं पटेगी, है ना? लेकिन कई बार जब अपनी औकात भूल जाते हो तो ऐसी लड़की पटाने की कोशिश करते हो जो हाथ में तो नहीं आएगी, है ना? एंड देन यू क्राई फॉर द मून. मतलब मून समझ रहे हो? चांद. और उसके लिए अगर तुम रोगे भी तो क्या हाथ में आ जाएगा? तो आपके फादर क्या कहेंगे? आपके फादर कहेंगे प्लीज डोंट क्राई फॉर द मून. यानी वो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, वो क्या है? मून है. और तुम यहां बैठ के रोते रहो तो क्या चांद आ जाएगा तुम्हारे हाथ में? नहीं आएगा. तो बी प्रैक्टिकल, बी प्रैग्मेटिक, डोंट क्राई फॉर द मून. हाँ, कुछ इतने प्रैक्टिकल होते हैं, लड़की को देख के कहते हैं ये तो ना पटेगी, है ना? वो प्रैग्मेटिक होते हैं, इसको कहते हैं प्रैक्टिकल. चलो, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. बेटा स्पिल्ड कह सकते हैं या स्पिल्ड कह सकते हो, है ना? इसका मतलब दूध गिर गया, रोगे तो क्या दूध फिर से आके गिलास में भर जाएगा, है ना? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. उसका इंग्लिश है ये, है ना? अगर आपसे कोई गलती हो गई, आपसे कुछ चीजें नाश हो गया और उसके बाद बैठ के आप सोचते रहोगे यार गलत कर दिया, गलत हो गया, अब क्या होगा, कैसे होगा, मैंने तो समय बर्बाद कर दिया, मैंने अपना प्राइम टाइम बर्बाद कर दिया उस लड़की के चक्कर में, है ना? देन यू क्राई फॉर द स्पिल्ड मिल्क. आपके फादर क्या कहेंगे? आई टोल्ड यू यू शुड नॉट क्राई फॉर द मून, है ना? आई टोल्ड यू एट दैट टाइम दैट यू शुडंट क्राई फॉर द मून, बट यू डिड दैट एंड नाउ यू आर क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क. मतलब अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. इसीलिए बेटा बेहतर है कि समय की बर्बादी ना करो. एक बार समय निकल गया, है ना, फिर पैसा मायने नहीं रखता, फिर लगता है यार समय हाथ से निकल गया. उस समय अच्छे से तैयारी कर लेते, उस समय ये सब चीजों में हम नहीं रहते. आई शुडंट हैव वेस्टेड माई टाइम, आई शुड, एंड देन व्हाट हैपेंड लेटर? यू विल हैव टू क्राई फॉर द क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क इफ यू वेस्ट योर टाइम. नेक्स्ट आओ, कट अ सॉरी फिगर. कभी कभी शादियों में देखते हो इन लड़कों को नाचना ना आए तो भी इनका डांस देखना. एक तो इनके गंदे सड़े हुए एक नागिन डांस जो है, पता नहीं कितने सदियों से वो नागिन डांस कर रहे हैं ये लोग. बड़ा वाहियात लगते हो यार. मत किया करो. डांस आता है तो करो, अदरवाइज मत किया करो. क्यों अपनी बेइज्जती करवाते, है ना? कई बार ऐसा होता है, बहुत स्मार्टली ड्रेसअप करके कोई लड़का आता है शादी वादी में, और आजकल मेरी नजर है ना लड़की और लड़कियों दोनों पर इसलिए रहती है क्योंकि मेरे भतीजे वगैरह
मेरे दीदी के लड़का और एक दो लोग और भी रिलेशन में है, सब बड़ी होती जा रही है। तो हमें लगता है यार इसके साथ ये अच्छा लगेगा, इसके शादी इससे करा दो। तो कई बार ऐसा होता है कोई भी शादी में या कोई भी फंक्शन में, मतलब 2 साल पहले की बात कर रही हूँ, व्हेन आई वेंट देयर, तो मुझे कोई अच्छा लड़का दिखे तो मुझे लगता था अरे इसकी शादी अपनी बहन की लड़की से कैसा लगेगा, जोड़ी कैसा लगेगा। एंड सडनली ही स्टार्टेड डांसिंग दैट नागिन डांस। ऐसा हुआ मेरे साथ, मैंने सर पीट लिया एंड ही रियली कट अ सॉरी फिगर। समझ में आ रहा है, कट अ सॉरी फिगर। यार इतना वाहियात नाचने लगा, ही जस्ट गेव मी अ पुअर इंप्रेशन टू गिव अ पुअर शो। समझ में आ रहा है। अब आप जैसे जाके नागिन डांस करने लगते हो, यू रियली कट अ सॉरी फिगर। देख के कहता है यार ये क्या कर रहा है, मतलब देखने वाला शर्मा जाता है कि यह बंदा कर क्या रहा है, क्यों ऐसा नटंकी कर रहा है, इतना गंदा नाच रहा है। सी व्हाट आई सेड, यू कट अ सॉरी फिगर व्हेन यू डांस without any preparation, and if you don't know how to dance and you go and dance, you cut a very sorry figure. To cut a sorry figure, क्या किया यार, इतना घटिया, है ना। इसका मतलब ऐसा जब फीलिंग निकले ना, यार किया क्या, इतना घटिया, छी, तो वो होता है आपने बहुत पुअर इंप्रेशन छोड़ा है। टू गिव अ पुअर शो और टू लीव अ पुअर इंप्रेशन, टू लीव अ पुअर इंप्रेशन। समझ में आया, बहुत खराब सा इंप्रेशन छोड़ना। क्लियर, चलो यस, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। केडी लाइव वाले बोल रहे हैं अगर लाइव, देखो बेटा मेरे क्लास के बाद वो देखते हैं कि मैंने कितना सब्सक्रिप्शन बढ़ाया है ना। 1 मिलियन होने के बाद है ना केडी लाइव वाला और लालची हो गया। अब उनका कहना है जल्दी से 2 मिलियन क्रॉस करवाओ। मैं कहां से करवाऊं यार अकेले। कट बोथ वेज, ध्यान से सुनना बेटा। कट बोथ वेज का इसका एक और मीनिंग है इसके अलावा, वो ध्यान से सुनना। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मैं अगर इस सूट को आगे मुझे इतना गला बनवाना है, पीछे मुझे छोटा गला बनवाना है, लेकिन जब मैंने गला काटना शुरू किया लाइक दर्जी की तरह, लाइक टेलर, तो मेरे से क्या हुआ, मैं आगे का गला काट रही हूं, पीछे का अगर कपड़ा साथ में लगा हुआ आ गया तो पीछे भी वैसे ही कट गया। इसका मतलब है आगे तो मेरे मन अनुसार कटा, लेकिन पीछे गलत कट गया ना। यानी एक तरफ से तो फायदा है, ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन पीछे से तो नुकसान हो गया। तो कट बोथ वेज का मतलब वही होता है बेटा, फायदा तो होता है लेकिन उसका नुकसान भी होता है। कई बार यू नो व्हाट इज योर लव अफेयर, आपका जो लव अफेयर्स होता है पता क्या होता है, इट कट बोथ वेज। मैं हमेशा एक ही चीज समझाऊंगी लड़के लड़कियों दोनों को, योर अफेयर विथ एनी गर्ल और एनी बॉय कट्स बोथ वेज। क्यों, आपको तो अच्छा लगता है, आपको एक प्यार करने वाला या प्यार करने वाली मिल गई है ना, आपको अपने दिल की बिल्कुल चाहत पूरी हो गई, उसके साथ आपको लग रहा है मैं जिंदगी बसाऊंगा, है ना, और बिल्कुल बहुत खुश रहूंगा। लेकिन ये जब करते हो आप, तो आपके परिवार पर जो लांछन लगता है, जो परिवार की बदनामी होती है, कहता है उसका लड़का, वो तो उसका लड़का पार्क में ना उस लड़की के साथ बैठा हुआ था बेशरम की तरह, है ना। तो क्या होता है, आपके फादर के नाम का नाम खराब होता है। सो इट कट्स बोथ वेज। वन वे यू फील इट इज बेनिफिटिंग यू, बट द अदर वे आपका नाम खराब हो रहा है। अदर वे क्या हो रहा है, दूसरी तरफ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। जिस समय आपको अपना करियर बनाना है उस समय आप क्या कर रहे हो, घूम रहे हो पार्क पार्क। दिल्ली में एक है बुद्धा पार्क, वहां पर तो जब जाओ तो ढेरों लड़के लड़कियां मिल जाएंगी। चलो मैंने पता भी बता दिया आपको। कट बोथ वेज, समझ में आया है ना, कि एक तरफ से फायदा करना तो दूसरी तरफ से नुकसान भी करना, इसीलिए कट बोथ वेज समझो। कट नो आइज, सुनो ध्यान से। कई बार ऐसा होता है आप किसी के पीछे सालों साल पड़े हो, है ना, रोज उसके पीछे पीछे जा रहे हो कॉलेज तक, कॉलेज खत्म हो तो रोज उसके पीछे पीछे घर तक भी आ रहे हो, 6 महीने बीत गए, है ना, एंड योर एफर्ट कट्स नो आइज, मतलब लड़की बिल्कुल तटस्थ, कोई मतलब नहीं। तुम पीछा करो, करते रहो, गर्मी में भरी दोपहरी में जो करना करो, उसको कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज शी इज व्हाट, शी डजंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन ऑल सच थिंग्स, है ना। योर एफर्ट
cuts no eyes, and you go on crying for the moon, है ना? Your efforts cut a sorry figure before the society. लोग कहते हैं यार क्या कर रहा है, रोज उस लड़की के पीछे, उसके स्कूटी के पीछे, उसके रिक्शे के पीछे रोज घूमता है, कुछ नहीं, एकदम भाव तक नहीं देती है ना? यू कट अ सॉरी फिगर बिफोर योर फ्रेंड्स ऑल्सो, है ना? एंड योर एफर्ट कट्स नो आइज. ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद आप क्या चाहते हो? आप सोचते हो कि हम गिफ्ट देंगे तो वो मान जाएगी, है ना? हम गिफ्ट देंगे तो वो मेरा साथ देगी. बेटा ट्रम्प से लेकर, है ना, अमेजॉन के मालिक तक सबने बता दिया है लड़की को गिफ्ट देकर उसको बनाए रखना रिलेशन ये संभव नहीं है. इस दुनिया में कोई भी पैसा वाला सिर्फ पैसा देकर अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी वाइफ को सदा मैरिड लाइफ में बनाए नहीं रख पाया है. इसीलिए तुम ऐसी चीजें मत करना. अब तुम सोचोगे मैं एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट देके उसको पटाए रखूंगा यार, हाँ तुम्हारी ये औकात, हाँ? इसीलिए हमेशा अपनी औकात में रहो. कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. समझ में आया? जितने आमदनी है उतना में ही जीना सीखो. ठीक है? बड़े बड़े पैसे वाले बता दिए हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड, उनकी बीवी भी पैसे के बल पर, तो उनके पास नाटी की तो तेरी क्या औकात. तो उससे अच्छा है कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ. जितनी आमदनी है उतना ही खर्चा करो, उससे ज्यादा खर्चा करने की कोशिश मत करो. समझ में आया? देखो तो जरा, क्लियर? बोलो. नहीं सही बोल रही हूं बेटा, ऐसे बर्बाद मत करो यार. मैं आपको एक समझाती हूँ, एक चीज अच्छे से समझाती हूँ. कोई फायदा नहीं है आपके वो एक सूट दे दिया आपने, एक पर्स दे दिया, एक सैंडल खरीदवा दिया, है ना, चॉकलेट दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको. ठीक है ना? अगर वो एक डेयरी मिल्क से पटने वाली लड़की है ना, तो फिर वो सिल्क बार से के पास तुरंत छोड़ के आपको चली जाएगी. इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसे चक्रों में मत पड़ना. नेक्स्ट आओ बेटा. ये मेरा इंग्लिश स्पेशल बैच आया हुआ है 17 मई को, 10 से 11:30 होता है, मंडे वेंसडे फ्राइडे. इसमें सारे टेस्ट पेपर्स आपको फ्री मिल जाएंगे सारे. और इसमें हम टीजीटी पीजीटी के सिलेबस का 2 चैप्टर वो भी अरेंज इसी में है. और सारे जितने ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है सब इसमें. डांस टू वंस ट्यून. देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरी ऐसी वाइफ आए जो मेरी उंगलियों पर नाचे, है ना, क्या चाहते हो कि भाई ऐसी वाइफ आए जो मेरी उंगलियों पर नाचे. दैट मीन्स यू वांट योर वाइफ टू डांस टू योर ट्यून, टू डांस टू योर ट्यून. मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपनी वाइफ को उंगलियों पे नचाता, है ना. एक ने कहा था कि भाई